स्वागत है आप सबका MVN न्यूज नेटवर्क में। राष्ट्रपिता फूले जी का क्रांतिकारी आंदोलन हम आधुनिक भारत वहीं से मानकर चल रहे हैं जहां से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का आंदोलन शुरू होता है। क्रांति, ये जो शब्द प्रयोग किया जाता है, इसका क्या अर्थ है? इसको ऐसे समझा जा सकता है कि विचार करने का जो ढंग है उसमें अगर मूलभूत परिवर्तन होता है, सोचने का जो नजरिया है उसमें अगर मूलभूत परिवर्तन होता है तो कहा जा सकता है कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। या यूं कहा जा सकता है कि समाज व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन ही क्रांति है। अगर जाति के आधार पर कोई समाज व्यवस्था बनी हुई है, अगर उसके अंदर मूलभूत परिवर्तन होता है तो यह माना जा सकता है कि संरचनात्मक परिवर्तन है। और जब ढांचा बदलना होता है तभी उस प्रक्रिया को परिवर्तन कहा जा सकता है, अन्यथा बाकी सारी बातों को सुधारना कहा जा सकता है। मान लीजिए गुलामी का पिंजरा है और गुलाम पिंजरों में रहते हैं। पिंजरों में रहने वाला जो गुलाम है उस पिंजरे को रहने लायक बनाया जाए, इसलिए उस पिंजरे में बढ़िया सोने का रंग दिया जाए। अगर लोहे का है तो चांदी का रंग दे दिया जाए। पिंजरे में रहने वाला गुलाम कहेगा कि अब मजा आ रहा है, यह सुधार है। यह जो बदलाव है क्रांतिकारी परिवर्तन को रोकने के लिए इस तरह के परिवर्तन करने का कार्य करते रहते हैं और ये कार्य करके इसका प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर करते रहते हैं ताकि क्रांतिकारी समूह को जाल में फंसाया जा सके। अब बात फूले साहब की करते हैं। ज्योतिबा फूले का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, वहाँ से अगर हम आधुनिक भारत मानकर चलते हैं तो बहुत सी चीज़ें जानने और समझने को मिलेंगी, क्योंकि ज्योतिबा फूले का जो आंदोलन है वो आंदोलन हमारे देश में जो प्रस्थापित है उनके विरोध में है। अगर उनकी परिभाषा में ही इस बात को समझने की कोशिश करें तो उनका सूत्र एक वाक्य में बताया जा सकता है। फूले जी कहते हैं, शूद्र अतिशूद्र बनाम सेठ जी भट्ट जी। ये परिभाषा उनकी अपनी है। शासन प्रशासन के अंदर जो ब्राह्मण का नियंत्रण है एवं प्रशासन के अंदर जो ब्राह्मणों का कब्जा है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये लोग कलम कसाई लोग हैं। कलम कसाई अर्थात कलम से तलवार की तरह गला काटने वाले लोग। हर आंदोलन की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के लिए शब्द प्रयोग किया कलम कसाई, यानी ब्राह्मण चाकू नहीं चलाते, धारदार हथियार नहीं चलाते, मगर काटने का काम जरूर करते हैं। हथियार कोई भी नहीं चलाते हैं फिर भी गला काटते हैं। तो कौन सा हथियार चलाते हैं? वह कलम चलाते हैं। 1970 तक रिजर्वेशन के संदर्भ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग उपलब्ध होते थे। आर्य ब्राह्मणों ने कलम का इस तरह से उपयोग किया कि हमारा गला काटने के लिए वे लिखते थे कि अगर प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं है। जब 1970 के बाद प्रतिनिधि उपलब्ध होने लगे तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि जो उपलब्ध है वे लायक नहीं है। ब्राह्मण हथियार नहीं चला रहे मगर फिर भी हमें शासन प्रशासन में शामिल होने से रोक रहे हैं। आपको समझ में आना जरूरी है कि ब्राह्मणों ने किस तरह से कलम को हथियार की तरह काटने के लिए उपयोग और प्रयोग किया। यह बात केवल यहीं पर नहीं रुकी है, इसे और भी आगे बढ़ा दिया गया है। ज्योतिबा फूले के आंदोलन में जो परिभाषा हम देखते हैं, सेठ जी भट्ट जी बनाम शूद्र अतिशूद्र, 1848 से 1890 तक उन्होंने जो आंदोलन चलाया, इस आधार को सूत्र के तौर पर हमेशा ध्यान में रखा और इस सूत्र को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी विचारधारा का विकास किया, अपना लक्ष्य निर्धारित किया। वे हमेशा ही इस बात को ख्याल में रखकर हर बात का वर्णन करते रहे।
इस सूत्र को आधार बनाकर ही अपनी विचारधारा का उन्होंने विकास किया, ताकि जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसलिए जो प्रचलित विचारधारा है उसमें शब्द को प्रमाण मानने की विचारधारा है, धर्म को प्रमाण मानने की विचारधारा है। आप देखेंगे कि ज्योतिबा फुले के विचारधारा में शब्द और धर्म को प्रमाण नहीं माना गया है। इसलिए शब्द और धर्म को प्रमाण मानते हुए जो विचारधारा उन्होंने बनाई, स्वाभाविक है यह विचारधारा रूढ़ी नहीं है, प्रचलित नहीं है, यह भिन्न है। और यह इतनी भिन्न है कि जो प्रस्थापित लोग हैं उन प्रस्थापित लोगों के लिए यह एक बहुत खतरनाक विचारधारा के तौर पर उस समय लोगों के सामने आती है। इसलिए इसका विरोध भी उस समय बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखाई देता है। ज्योतिबा फुले का आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था, इसलिए उनका साहित्य पढ़ते समय उसमें जो शब्द आते हैं वह आंदोलन को ध्यान में रखकर ही लिए गए हैं। प्रचलित भाषा को उपयोग करके उसका अर्थ निकालना संभव नहीं है। फुले जी के ज़माने में कुछ लोगों ने ज्योतिबा फुले के ऊपर यह आरोप लगाया था कि इन्हें तो काना मात्रा और वेलांटी भी लिखने नहीं आती है। वास्तविक बात यह है कि आंदोलन में कोई काना मात्रा और वेलांटी का व्याकरण शास्त्र नहीं होता, बल्कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग और प्रयोग होता है। अगर यह आरोप सही भी मान लिया जाए कि उन्हें व्याकरण शास्त्र का ठीक से ज्ञान नहीं था, फिर भी क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि ज्योतिबा फुले जी को पांचर बहुत बढ़िया तरीके से नहीं मारना आता था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमें और क्या चाहिए? और फुले जी जहां पांचर मारते थे वो वहां बराबर लगती थी। ज्योतिबा फुले का यह जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इसलिए इस क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में जब इसका मामला आता है तो सबसे पहले हमारे सामने मुकाबला करने का मामला आता है। 1875 को गुजरात के राजकोट जिले के टनकारा नामक एक गांव से दयानंद सरस्वती नामक व्यक्ति मुंबई आते हैं। यह उनका बदला हुआ नाम है, जो एक ब्राह्मण है और मुंबई में आकर आर्य समाज नामक संगठन की स्थापना करते हैं। 1873 को ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज नाम का संगठन शुरू करते हैं। ब्राह्मणों के कहे अनुसार ज्योतिबा फुले को भाषा का ज्ञान नहीं था, काना मात्रा वेलांटी का ज्ञान नहीं था, मगर फिर भी ज्योतिबा फुले नए शब्दों का निर्माण किया करते थे। नए शब्दों का निर्माण करने वाले व्यक्ति को भाषा नहीं आती है, ऐसा आरोप उन पर ब्राह्मणों द्वारा लगाया जाता है। सत्यशोधक यह शब्द भी संभवत ऐसे कहा जा सकता है कि यह उनका बनाया हुआ शब्द है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, ऐसा धर्मशास्त्र लिखते हैं। अगर आप किसी भी ब्राह्मण के घर में जांच करने के लिए चले जाएं कि वास्तव में ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है या ये सारी दुनिया में हर आदमी जिस तरह पैदा होता है वैसे ही ब्राह्मण भी पैदा होते हैं, मगर धर्मशास्त्र लिखते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। यह जो झूठ है, ऐसी हजारों झूठी बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हुई मिलती है जिन पर लोगों का विश्वास है। इससे असत्य पर लोगों का विश्वास पैदा हुआ और असत्य पर विश्वास का निर्माण करने से असत्य को मानने वाला समाज निर्माण हुआ, जिससे समाज का पतन हुआ। क्योंकि हर चीज की पार्श्वभूमि है, उसका संदर्भ है। अगर हम देखें कि सत्यशोधक शब्द की पार्श्वभूमि क्या रही होगी, असत्य पर लोग विश्वास करते हैं या विश्वास करने के लिए उनको तैयार किया गया है, इस वजह से उनका पतन हुआ है। इसलिए ज्योतिबा फुले सत्य का शोध लेने वाला समाज निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए सत्य का शोध लेने वाले जो समाज है, सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक समाज 1873 को ज्योतिबा फुले निर्माण करते हैं।
और 1875 को दयानंद सरस्वती मुंबई में आकर आर्य समाज की स्थापना करते हैं। यह ख्याल रखना होगा, जो लोग हिंदू समाज एक बृहद समाज है ऐसा नारा लगाते हैं, उनका ही एक पुरखा हिंदू समाज के नाम से संगठन नहीं बनाता, बल्कि वह आर्य समाज के नाम से संगठन बनाता है। ये जो श्रेष्ठता के आधार पर विचारधारा बनाई गई है, उस श्रेष्ठता और वर्ण वर्चस्व के आधार पर हजारों साल से उस विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, वह व्यक्ति उधर आता है और आर्य समाज के नाम से संगठन बनाता। सत्य शोधक संगठन के माध्यम से जो आंदोलन ज्योतिबा फुले चलाते हैं, वह एक क्रांतिकारी आंदोलन है। क्रांति किसे कहते हैं, इस वीडियो में इसकी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।